ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड आज से आपके एग्जामिनेशन में टोटल बचे हैं 49 डेज। क्या करना है सर 49 डेज तक? संन्यास ले लो। संन्यास बोलेगा तो कैसा? चले जाए हिमालय पे जाके संन्यास ले ले? नहीं। संन्यास बोलेंगे तो कैसा? जितने भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है ना, सबसे दूर हो जाओ, सबसे दूर। अपने परिवार से कम बातचीत करो, अपने दोस्तों से एकदम बातचीत करो ही मत। मतलब जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, द थिंग विच इज इरिलेवेंट फॉर यू, वैसे चीजों से एकदम से दूर हो जाओ। अपने आप को पूरा घेर लो। किस चीजों से घेर लो? स्टडीज। एकदम दिन रात सुबह उठो, अरे ये पढ़ना बाकी है। एकदम एनर्जेटिक मोड में रहो, हमेशा एनर्जेटिक मोड में रहो। ऐसा कि अरे ये तो बाकी है, वो तो बाकी है। ऐसे टाइम पे अगर आपको आलस आ रहा है ना, तो एकदम अच्छी तरीके से समझ लो कि आपका रिजल्ट का हाल क्या होने वाला है। आलस होना ही नहीं चाहिए आप में। हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, वो तो बाकी रह गया है ना, वो करना है ना। बाकी चीजों से संन्यास लो, सीधा आपका फोकस कहां करो? स्टडी पे। पूरा फोकस यहां पे लेके आओ, एकदम डिस्ट्रैक्शन को ना बोलो। यहां पे देखो, एक मैंने वर्ड लिखा है, से नो टू एवरीवन। जैसे कोई दोस्त बोल रहा है चलो ना घूमने, नहीं चलना, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा खेल के आते हैं, नहीं। एकदम सीधा आपके जुबान पे क्या होना चाहिए? एक ही वर्ड। हाँ बोलने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होता है भाई, ना बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होता है। ये बोलने के लिए ना तुम्हारे दिमाग में इतने सारे सवाल आ जाएंगे ना, अरे अगर मैं नहीं बोला, ये चला गया, फिर पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं सोचेगा। ये जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, अगर गंदा रिजल्ट आया ना, तो सबसे ज्यादा खुश वही होगा। ये मेरे से लिख के ले लो, है ना। बहुत तो ये कर रहा था, वैसा बोल रहा था, ये कर देगा वो कर देगा, आपके रिजल्ट पर सबसे ज्यादा ताना आपको वहीं से आएगा, है ना। तो ये एकदम से नो टू एवरीवन। जो भी तुम्हारे को कुछ ऐसा काम बोल रहा है कि जो तुम्हारे लिए टाइम एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो ये काम नहीं है, ऐसा नहीं, इररिलेवेंट वर्क है, उससे एकदम से तुम क्या ले लोगे? अभी संन्यास। 49 डेज चैलेंज ये अपने आप को दो। सुबह एकदम मस्त टाइम पे उठो, रात को अगर लेट नाइट स्टडी कर रहे हो तो एकदम मस्त अपने में मगन रहो, खुद में ही मगन रहो, है ना। दिन भर खुद में मगन रहने का, चारों साइड पढ़ाई 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 पढ़ाई। यूट्यूब खोले हो पढ़ाई, घर पे बैठे हो पढ़ाई, कोचिंग जा रहे हो पढ़ाई, स्कूल में जा रहे हो पढ़ाई। कोई दोस्त से कोई मतलब नहीं रखने का, ठीक है। फॉर 49 डेज ये आपकी मतलब 12th का बोर्ड का रिजल्ट चेंज कर देगा भाई। आपकी पूरी चीजों को इतना मस्त तरीके से बना देगा ना, फिर जब एग्जाम दे के आओगे ना तो बहुत मजा आएगा, है ना। याद रखना मेरी इन चीजों को, भूलोगे ना तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगी बाबू, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, ये फोटो बना देता हूं, कुछ बच्चों का क्या नियत रहता है पता है? वो लोग सोच के रखते हैं चलना इतना भी मार्क्स आ जाएगा तो चल जाएगा, है ना। तो वो लोग सिर्फ खुद तक वो बात नहीं रखते, वो कोई एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शायद वो आप ना बन जाओ, है ना। वो कोशिश करते हैं कि किसी को डिस्ट्रैक्ट करें, किसी को परेशान करें, जो उनके टीम में आ जाए, है ना। तो वो किसी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। आप एकदम अडिग रहना, नहीं भाई, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन डी। जो हमारा सेक्शन डी का सॉल्यूशन चल रहा था, है ना। कल हमने पेपर 1 का सॉल्यूशन किया था। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता जाएगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। सेक्शन डी क्या था भाई? 12 में से हमको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 8, है ना। मैं आपको हर पेपर में से 9 क्वेश्चन करवा के दूंगा, हर पेपर में से 9 क्वेश्चन करवा के दूंगा, एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे, है ना। वो भी अगर लास्ट में आपको लगेगा ना, लास्ट टाइम पे, तो लास्ट में मैं लाइव में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा हर सेक्शन का, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए बच्चों, बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ईयर गिवन है एंड आपको बोला है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है ना, द चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर सेल ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ स्कूटर इज गिवन 2015 से लेकर 2020 तक, एंड देन बोला है आपको कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे सर? चेन बेस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन, है ना। तो कन्वर्जन करना है हमको चेन बेस से फिक्स बेस में। मतलब मेरे को पहले फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। करंट ईयर का पता करना है, लिखेंगे फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर का मुझे वैल्यू पता करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आप पूरा पूरा लिखेंगे, है ना। लिखेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर
डिवाइड बाय 100। फॉर्मूला लिख लो। चेन बेस जब गिवन होगा और उससे मुझे फिक्स बेस में कन्वर्ट करना रहेगा तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर और डिवाइड में 100। आई होप फॉर्मूला क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं, सबका वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या होगा भाई, देखिए फिक्स बेस में है ना, पहला वैल्यू फिक्स रहता है, जो भी है वो सेम रहेगा, तय है ना, इसमें कोई भी रूल नहीं लगेगा, जो भी है ना उसको सेम ले। फिक्स बेस निकाल रहा हूं ना मैं, तो पहला वैल्यू क्या रहेगा, सेम। कंफ्यूज मत होना, फिक्स बेस के टाइम पे पहला वैल्यू फिक्स, पहला वैल्यू फिक्स। दूसरा लिखते हैं 112 इंटू चेन बेस ऑफ करंट ईयर, ये साल का निकाला, चेन बेस ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये है प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस 110 डिवाइड बाय 100। लॉजिक समझे? ओके, पहला तो 110 हो गया, ये साल का निकालते हैं, क्या आ रहा है आंसर 123.2, 123.2 बराबर। आते हैं 2017 पे, चेन बेस ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये देखिए प्रीवियस ईयर का वैल्यू यही है फिक्स बेस का 123.2 डिवाइड बाय 100। निकालेंगे सर, कितना आएगा 134.29, 134.29 बराबर। 2018 का निकालते हैं, चेन बेस ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर 130.29 डिवाइड बाय 100 कीजिए सर, आएगा 145.03, 145.03 है ना। देन 105 चेन बेस ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100, क्या आएगा 152.28। उस तरीके से आप मुझे 2020 का सॉल्व करके निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे इसका, ठीक है। 2020 लिख के दोगे, 2020 का आंसर फिक्स बेस ये होगा, ठीक है। चलिए मैं समझ के चलता हूं कि आपको आंसर नंबर 40 ये समझ में आया कि चेन बेस अगर इंडेक्स नंबर दिया है उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करना है ना। फॉर्मूला रहेगा चेन बेस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, सॉरी इनटू में फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर और डिवाइड बाय 100। फॉर्मूला उधर देखिए, लिखिए और 2020 का मुझे सॉल्यूशन करके फटाक से भेजिए। आइए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जिसमें आइटम्स दिया हुआ है A B C D E, उसका वेट गिवन है 40, 25, 5, 20, 10 है ना। देन प्राइस दिया है 2014 का और 2019 का है ना। तो 2014 का प्राइस हमारे लिए क्या कहलाएगा P0 है ना, और 2019 का प्राइस क्या कहलाएगा P1। जो पहले ईयर का रहता है मतलब पिछले ईयर का रहता है तो उस वैल्यू को हम 0 कंसिडर करते हैं, और जो अभी करंट ईयर का रहता है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो P0 हमारा कितना कितना दिया है भाई 160, 400, 50, 10, 2 है ना। ये गिवन है 200, 600, 70, 18, 3। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। और बोला है कि भाई आप इंडेक्स नंबर फाइंड करो, इंडेक्स नंबर फाइंड करो थ्रू वेटेड एवरेज मेथड। ध्यान देना, कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है पता है आपने, फैमिली बजट मेथड किया था क्या, तो फैमिली बजट मेथड का ही दूसरा नाम क्या है वेटेड एवरेज मेथड। तो इंडेक्स नंबर का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। कहीं पे नोट्स लिख के रख लीजिएगा कि फैमिली बजट मेथड इज इक्वल टू वेटेड एवरेज मेथड इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ओके, तो वेट तो दे दिया है, दैट मींस W का तो वैल्यू दे दिया है, लेकिन I का वैल्यू नहीं है। I का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अगर I का वैल्यू आ जाएगा तो एक कॉलम बनेगा I इंटू W का, है ना, क्योंकि इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, ये दोनों कॉलम का टोटल चाहिए। चलिए I निकालते हैं, तो 200 डिवाइड बाई 160 इंटू 100, 200 डिवाइड बाई 160 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 125। सवाल आ रहा होगा है ना, I कैसे आ जाए, तो P1 अपॉन P0 इंटू में 100। I इस तरीके से निकलता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, 125 आया। दूसरा निकलेगा 150, 140, 180, 150।
ये आ गया हमारा आई, है ना। अब आते हैं आई डब्ल्यू कॉलम पे, जिसमें का मतलब आई को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डब्ल्यू के साथ, दैट इज 5000, 3750, देन 700, 3600, 1500, बराबर है यहां तक। ओके, अब फॉर्मूले पे आते हैं। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू, मतलब आई डब्ल्यू का टोटल चाहिए भाई साहब को। आई डब्ल्यू का टोटल देख लेते हैं कितना है, 14,550। बोले ले भैया 14,550 अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू चाहिए, मतलब वेट का टोटल चाहिए हमको। वेट का टोटल मांगते हैं, पूछते हैं भाई साहब से आपका टोटल कितना है। ये बोल रहा है हमारा टोटल है 100, ये रहा 100, डिवाइड कर दो 145.50, यही आपका बन जाएगा इंडेक्स नंबर थ्रू वेटेड एवरेज मेथड। मार्क कर लीजिए भैया, मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आंसर नंबर 42 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन गिवन है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, ठीक है। x y का वैल्यू दिया है, फाइंड करने क्या बोला है भाई, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। पहले तो देख लेने का कि x के अंदर कोई नंबर 2 बार रिपीट है क्या, नहीं। y के अंदर कोई नंबर 2 बार रिपीट है क्या, नहीं। अगर नहीं है तो हमारा रैंक कोरिलेशन का नॉर्मल फॉर्मूला बनता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। एक सिंपल सा फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता ना तो CF भी ऐड हो जाता उसमें, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर में डाउट होगा ना, ये चैप्टर में लीनियर कोरिलेशन चैप्टर में, तो आप सर्च करेंगे लीनियर कोरिलेशन विथ अभिषेक सर। ये वीडियो बहुत पुराना होगा, उसको जाके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 वीडियो होगा जिसमें कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू भी बताया हूं मैं, और रैंक कोरिलेशन वाले क्वेश्चन भी सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया हूं मैं, ठीक है। तो आप वहां जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां देखते हैं, यहां पे हमको क्या क्या चाहिए भाई। यहां पे हमको चाहिए 1 का तो वैल्यू रहेगा ही, हमारे पास 6 भी है, n भी है। प्रॉब्लम दे रहा है ये सिग्मा डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर कहां से आया, डी स्क्वायर आने से पहले हमको चाहिए डी, और डी का फॉर्मूला होता है रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। मतलब मेरे को सबसे पहले ये जो x गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, rx में, और ये जो y दिया है उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ry में, दैट इज रैंक ऑफ y। यहां से मेरा निकल जाएगा d, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है rx माइनस ry। लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर d आ जाएगा तो डी स्क्वायर में आसानी से निकाल सकता हूं, और मेरे को फॉर्मूले में क्या चाहिए था, सिग्मा डी स्क्वायर, है ना, मतलब डी स्क्वायर के कॉलम का टोटल। ओके, बढ़ते हैं। रैंक ऑफ एक्स, मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना उसको फर्स्ट रैंक देंगे। जैसे 99 है तो इसको दे दिया हमने फर्स्ट रैंक, देन 91 सेकेंड रैंक। उसी तरीके से हम रैंकिंग कर देंगे, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आप कर लीजिएगा रैंकिंग, ठीक है। 4 7 1 8 5 3 2 6, ठीक है। रैंकिंग मैंने किया बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। आरवाई में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, वाई वाले कॉलम में देखिए सबसे बड़ा वैल्यू 93, तो इसको मैं दे दिया रैंक 1, ठीक है। देन ये वैल्यू 88 2, बस उसी तरीके से मैं रैंकिंग दूंगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा वैल्यू उसको 1, फिर 2, फिर थर्ड रैंक देने जाऊंगा। तो रैंकिंग देने से मेरे को कुछ इस तरीके से मिला वैल्यू 3 8 1 6 4 5 2 एंड 7, ये हमको वैल्यूज मिले। अच्छा, Rx और Ry हमने क्यों निकाला था, ताकि हमको D का वैल्यू मिल पाए। D का फॉर्मूला होता है Rx माइनस Ry, Rx माइनस Ry। 1 7 माइनस 8 माइनस 1 1 0 2 1 माइनस 2 0 माइनस 1, है ना। 1 हो गया 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 2 जा 4 1 4 0 1 1 जा 1। किसी का भी स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस वाली भी चीजें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ओके, अब ये वैल्यू उठा लेते हैं, 1 2 6 7 11 12, ये टोटल हो गया 12। फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं भाई वैल्यू, फॉर्मूले पे पुट करते हैं लाके वैल्यू, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 6, क्या लिखा है, सिग्मा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का टोटल,
12 हो जाएगा बराबर, अपॉन में n 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करेंगे। 1 माइनस ऊपर हो जाएगा 72, नीचे हो जाएगा 8 इंटू 8 8 64 माइनस, तो ये हो जाएगा 3। 1 माइनस 72 अपॉन, इसको करेंगे तो कितना आएगा भाई 63 और 504 लिख लेंगे। 1 माइनस, ये दोनों को डिवाइड दे दो, 72 डिवाइड बाई 504, 72 डिवाइड बाई 504 हो जाएगा 0.14। आंसर करेंगे तो आएगा आपका आंसर 0.86। ठीक है, 0.857 आ रहा है, लेकिन देखो ना इसका रूल होता है 0.857 आ रहा है ना, तो ये थर्ड वाला वैल्यू अगर 5 से बड़ा हो, हमको तो आंसर में 2 ही वर्ड लिखना रहता है पॉइंट के बाद, तो ये थर्ड वाला वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो ये वाला एक वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.86 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। लिखा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और कुछ वैल्यूज दिए हैं, जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेता हूं। n इज इक्वल टू 6 दिया है, देन लिखा है सिग्मा x का वैल्यू दिया है 1020 है ना, फिर दिया है सिग्मा y का वैल्यू, सिग्मा y का वैल्यू गिवन है 990 है ना, फिर उसके बाद लिखा है सिग्मा x माइनस 170 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60, और सिग्मा y माइनस 165 का स्क्वायर इज इक्वल टू 105। जो गिवन है सिर्फ वही लिख रहा हूं फिलहाल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और लास्ट में दिया है सिग्मा x माइनस 170 इंटू y माइनस 165 इज इक्वल टू 45। ये हमको गिवन है ना, ये गिवन है, और फाइंड करने बोला गया हमको y ऑन x, दैट मीन्स y कैप इज इक्वल टू क्या होता है y a प्लस bx है ना, मतलब मेरे को ये वैल्यूज के थ्रू b निकालना है, फिर a निकालना है, फिर y कैप निकालना है, बराबर है। यहां तक क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये वैल्यूज के थ्रू हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहली बात तो ये कि भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा तो नजर आ रहा है कि भाई मैं यहां पे फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, जैसे कि सिग्मा x माइनस एक्स बार और इंटू वाई माइनस वाई बार, ये वैल्यू दिख रहे हैं, मैं कंफर्म कैसे हूं कि ये हाँ कि सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई, क्योंकि b का फॉर्मूला एक होता है ना, b इज इक्वल टू होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और वो सारे वैल्यूज आपको नजर के सामने ही दिख रहे होंगे। ये देखिए ना, सिग्मा x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, देन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और वो थोड़ा डाउट क्लियर करने के लिए मैंने देखा, अच्छा 170 लिखा है x बार, यहाँ पे भी 170 x बार, कंफर्म थोड़ा करते हैं। देखिए x बार का क्या फॉर्मूला होता है सर, x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x दिया है 1020 डिवाइड बाई 6 कर लो, 1020 डिवाइड बाई 6 करोगे क्या आएगा आपका 170, बराबर है। और y बार का फॉर्मूला लगा लेते हैं, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y अपॉन n दैट इज 990 अपॉन 6, बराबर है, ये आ जाएगा आपका 165। देख लीजिए, अब मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूं कि ये सारे वैल्यूज बिल्कुल सही है। x माइनस एक्स बार के जगह पे देखिए 170 लिखा है ना। चलिए, वैसे तो मेरा प्रैक्टिस बोल रहा है कि भाई ये वही सारी चीजें गिवन है जो मुझे चाहिए थी, है ना। देखते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का वैल्यू क्या दिया है 45, रख लेते हैं 45 अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या दिया हमको 60। 45 डिवाइड बाई 60 करेंगे भाई, कितना आंसर आएगा इसका 0.75, ये आ गया हमारा b का वैल्यू। आई होप कि लॉजिक क्लियर, b का वैल्यू आ गया। अब बढ़ते हैं, ये स्टार कर देता हूं, b का वैल्यू आ गया। अब निकालता हूं a का वैल्यू। ये a का फॉर्मूला क्या होता है y बार
माइनस बी एक्स बार। क्लियर? वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार का वैल्यू हमने निकाला था 165 माइनस बी का वैल्यू है हमारे पास 0.75 और एक्स बार का वैल्यू हमारे पास 170। सॉल्व कर लेते हैं। 165 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई? 127.5। 127.5 माइनस कर लेंगे आपका आंसर आएगा 37.5। ए का वैल्यू आ गया, इधर आ गया हमारे को बी का वैल्यू, ये आ गया हमारे को ए का वैल्यू। हमको बोला था y ऑन x का रिग्रेशन लाइन दैट इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वैल्यू रखो, a का वैल्यू है 37.5 प्लस b का वैल्यू हमने निकाला था 0.75 और यहां पे हो जाएगा x। अगर क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया रहेगा तो वो हम रख के आंसर लाएंगे। दिया है क्या? नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो यही आपका क्या बन गया? रिग्रेशन लाइन बन गया। आई होप कि लॉजिक क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको कुछ ऐसा बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, आपके मार्बल में बॉक्स जैसा दिख रहा होगा जिसमें मीन और वेरिएंस लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे एक्स बार और वाई बार का वैल्यू गिवन है। एक्स बार और वाई बार का वैल्यू, एक्स बार दिया है 82 एंड वाई बार का वैल्यू गिवन है 180। उसके साथ साथ वेरिएंस का भी वैल्यू गिवन है, एस एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है। हाउ मच दे हैव गिवन? 64। और आपको दिया है एस वाई स्क्वायर, है ना, ये दिया है 225 एंड साथ में आपको आर दे दिया दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.82। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया है तो जाहिर सी बात है ये लीनियर रिग्रेशन चैप्टर का ही है ना। ओके, फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड द यील्ड ऑफ मेज व्हेन द रेनफॉल इज 60। बोला है कि जब रेनफॉल 60 होगा तो मेज कितना उपजेगा, कितना क्या बोलते हैं उसका प्रोडक्शन होगा, वो चीज आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। ये जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे को तो वाई कैप निकालना है। वाई कैप का फॉर्मूला क्या होगा सर? a प्लस बी एक्स। वाई कैप का क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस बी एक्स। और x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप मार्बल में चेक करेंगे तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 60। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना रहता है b, है ना। और b का फॉर्मूला क्या बनता है? अगर r दे देता है हमको तो b का फॉर्मूला बनता है r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। क्या बनता है b का फॉर्मूला? r इंटू दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अच्छा, एस एक्स स्क्वायर दिया है, मुझे तो एस एक्स दिया नहीं, तो क्या मैं एस एक्स नहीं निकाल सकता हूं क्या? इसका रूट करके 8 आ जाएगा। एस वाई स्क्वायर दिया है, एस वाई नहीं निकाल सकता हूं क्या? 15 हो जाएगा, है ना। एस वाई स्क्वायर दिया है तो एस वाई तो 15 होगा ना। बच्चे बड़े जल्दी में रहते हैं, यही वैल्यू उठा के डाल देंगे, बबुआ गलत हो जाए तुरंत एकदम मार्क्स कट जाए, ध्यान से एकदम। चलिए b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स दिया है। ठीक है, r का वैल्यू हमारा 0.82 इंटू एस वाई इज 15 अपॉन 8। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है ये 0.82 इंटू 15 डिवाइड बाई 8, ये आपका आएगा 1.54। ये हो गया हमारा किसका वैल्यू? b का वैल्यू। बराबर, यहां स्टार मार्क करता हूं, ये b आ चुका है। फिर a निकालेंगे। a का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है सर? a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार, है ना। y का मीन माइनस b इंटू एक्स का मीन। ओके, y बार डायरेक्टली गिवन था हमको 180 माइनस b का वैल्यू 1.54 और मल्टीप्लाई में x बार दैट इज 82, है ना। सॉल्व करेंगे 180 माइनस 82 इंटू 1.54 कितना आएगा? 126.28। सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे आपका वैल्यू आएगा 53.72। ये बन गया हमारा a का वैल्यू। ठीक है, b का वैल्यू हमने निकाल लिया, देन a का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आओ वही y कैप का वैल्यू पुट कर दो। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। a कितना है सर? 53.72 प्लस
b का वैल्यू क्या है 1.54x, है ना। और लास्ट में आपको क्या बोला था 60 कुछ लिखा था ना, व्हेन द रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर, रेनफॉल जब 60 हो तो 60 अगर x का वैल्यू दिया है तो यहां पुट करो 1.54 इंटू 60, लिखेंगे 53.72 प्लस 60 इंटू 1.54 कितना आ जाएगा 92.4, जोड़ दो दोनों को, प्लस में हो जाएगा 53.72, सॉरी 53.72 प्लस 92.4, ये हो गया हमारा 146.12, ये आ जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर, चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, आप वीडियो 1 को अगर कंप्लीट किए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, है ना, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं आपको हिंट देके मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन कुछ गिवन है यहां पे कि भाई n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 6 है, देन सिग्मा y का वैल्यू गिवन है 501 एंड सिग्मा ty का वैल्यू गिवन है 1762, और आंसर देने में हिचकिचाए नहीं भाई, है ना, सॉल्यूशन करें और आंसर तुरंत प्रोवाइड करें, है ना, ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो, ठीक है। चलिए ये गिवन है हमको, और हमको बोला है कि भाई क्या फाइंड करो, टाइम सीरीज का लीनियर इक्वेशन बनाओ, है ना। तो इसका लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, y क्या इज इक्वल टू a प्लस बी टी होता है ना, ये बनेगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। तो उसके लिए तुमको b की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी, है ना, और b का फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई, है ना, n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई, और यहां बनता है n सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा b का फॉर्मूला बनता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा टी वाली चीजें नहीं है, तो टी n6 दिया था ना, तो टी 1 2 3 4 5 6, अब इसके थ्रू टी स्क्वायर भी निकाल लेना, जो भी वैल्यूज होंगे आप निकाल के मुझे ये आंसर नंबर 45 को करके दोगे। इसके पहले पेपर में मैंने डिस्कस किया है ये आंसर, तो आप वहां जाके कंप्लीट कर लो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो बच्चों अभी तक हमारा 6 क्वेश्चन ऐसा हो चुका है जो आपको आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिखा है द सैंपल स्पेस, अब 3 क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के, है ना, बहुत मजा आएगा, देखते हैं ना। द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग नंबर इज u इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 120, मतलब 1 से लेके 120 तक नंबर है, उसमें से आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, इसी से पता चला है 1 निकल सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा करके 120 तक हो सकता है ना। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 120। जो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनता है ना, पॉइंट बनता है ना, वो ये ढूंढने का कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, n 120 हो गया, है ना। उसके बाद बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, पहला कंडीशन मल्टीपल ऑफ 3 इज इवेंट ए, मैं 3 के मल्टीपल को क्या कंसिडर करके चल रहा हूं, ए इवेंट, तो ए के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी सर, 3 6 9 12 डॉट डॉट लास्ट तक जाएगा 120 भी तो मल्टीपल है ना। ओके, तो इसका m का वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे बड़े वैल्यू को इससे सबसे छोटे वैल्यू से डिवाइड करो, कितना आएगा सर 40, तो बनेगा P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 40 अपॉन 120, ये बनेगा 3 के मल्टीपल का P ऑफ A बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 4, लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4 इज इवेंट B, इसको मैंने कौन सा इवेंट नाम दिया है, B, तो B के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगे, 4 का मल्टीपल पूरा 4 8 12 16 डॉट 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 120, है ना, सबसे लास्ट नंबर 120 ही है मल्टीपल, तो m इज इक्वल टू हो गया 120 डिवाइड बाई 4, कितने नंबर्स आएंगे 30, तो ये बनेगा हमारा P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 30 अपॉन 120,
आई होप कि आपको यहां तक तो लॉजिक क्लियर है। आते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया, अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4। क्या बोलने का मतलब क्या है इसका? इसका बोलने का मतलब यह है कि 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे नंबर को चुनो। या तो 3 या तो 4 नहीं बोला, या तो 3 या तो 4 बोलता ना तो 3 भी हो जाता, 4 भी हो जाता, 6 भी हो जाता, 8 भी हो जाता, क्योंकि ये सारे नंबर, ये 3 से मल्टीपल है, ये 4 से है, ये 3 से है, ये 4 से, ऐसा हो सकता था। लेकिन यहां पे क्या बोला, ऐसे नंबर चुनो जो 3 and 4, वो नंबर जो है ना 3 4 दोनों का ही मल्टीपल एक साथ होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई? इसको मैंने मान लिया इज इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब ऐसे भी इंटरसेक्शन ही होता है। आप प्रोबेबिलिटी का अगर सीरीज मेरा कंप्लीट किए होंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती होंगी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या आएंगी, वो वैल्यूज कैसे मिलेगा? तो ये दोनों का निकाल लो एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे, क्या आएगा भाई? 12 आएगा, है ना। तो 12 24, अब 12 का जो मल्टीप्लाई है ना वो पूरा आ जाएगा, 36 48 डॉट 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 लास्ट में 120। तो m हमारा क्या बन जाएगा इसमें? 120 डिवाइड बाई 12 दैट इज 10। लिखेंगे p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 10 अपॉन 120। ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको लिखने का भी तरीका बताया कि आप एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आना इज नॉट अ बिग डील, है ना। आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आपका आंसर्स लिख रहे हो पूरा मार्क्स आने के लिए, वो सारी भी चीजें मैटर करेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन के हैं, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना उसमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन के हैं। ठीक है, देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप अपने बुक में देखिएगा। लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप रीड्स न्यूज़पेपर एक्स इज 0.55, है ना। वो सिर्फ एक्स न्यूज़पेपर पढ़ेगा। आप ऐसा करके लिख दीजिएगा कि एक्स न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को मैंने ए कंसिडर किया है और वाई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को मैंने क्या कंसिडर किया है? बी। ठीक है, उसके बाद की मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि भाई उसका जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना, पी ऑफ ए जो दिया हुआ है इसमें लिखा है 0.55। ऐसे जो पैराग्राफ में क्वेश्चन देंगे ना आपको पी ऑफ ए देगा, पी ऑफ बी देगा, और साथ में हो सकता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दे या पी ऑफ ए यूनियन बी दे दे, है ना। ओके, आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स न्यूज़पेपर वाई इज 0.69। न्यूज़पेपर वाई पढ़ने का प्रोबेबिलिटी है 0.69, बराबर है। ओके, नेक्स्ट, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर। बताइए इंटरसेक्शन की बात कर रहा है कि नहीं? बोथ द न्यूज़पेपर, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोथ द न्यूज़पेपर मतलब क्या? एक्स एंड वाई की बात कर रहा है ना। ये दिया है हमको 0.27, है ना। जब आपको नहीं समझ में आए ना कि भाई ये इंटरसेक्शन दिया है या यूनियन दिया है, जब ऐसे में फंस जाओ तो हमेशा ये देखने का कि ये जो वैल्यू दिया थर्ड वाला, एक तो पी ऑफ ए देगा वो कंफर्म, एक पी ऑफ बी देगा वो भी कंफर्म। यहां जब फंस जाओ तो ये देखने का कि ये दोनों वैल्यू से अगर ये छोटा है तो इंटरसेक्शन ही है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू से अगर ये छोटा है तो क्या है? इंटरसेक्शन है। यूनियन हमेशा बड़ा रहेगा, है ना, यूनियन के अंदर क्योंकि सारे वैल्यूज आते हैं। ठीक है, तो कॉमन वैल्यूज क्या होंगे? ये दोनों से छोटा होगा या सबसे छोटा वाला वैल्यू जैसा होगा। क्लियर है लॉजिक? ओके, बढ़ेंगे आगे। फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप रीड्स, सारे कॉन्सेप्ट को लिख लिख के बताता हूं, रीड्स एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। कहीं पे मार्क करके लिख लो तो ऐसा कि एटलीस्ट वर्ड आप जहां पे भी देखोगे ना, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी के अंदर एटलीस्ट आ जाएगा, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? यूनियन। एटलीस्ट पूछेगा तो क्या पूछ रहा है आपसे? यूनियन। मतलब मेरे को ये क्वेश्चन में पढ़ा, एक्स वाई का एटलीस्ट बोला तो मैं समझ गया कि ये क्या बोल रहा है? पी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। एटलीस्ट वर्ड को मार्क कर लेना। पी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी
माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर है। और ये सारे वैल्यूज मुझे गिवन था, है ना। बस ये लाइन का मतलब समझना था कि पूछ क्या रहा है। बोला था रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई, है ना। तो एटलीस्ट बोलेगा तो क्या, है ना। तो यहां पे यूनियन वाला कॉन्सेप्ट रहने वाला है। चलो P ऑफ A का वैल्यू है 0.55 प्लस P ऑफ B है 0.69 एंड उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.27 को। माइनस करते हैं सर, क्या आंसर आएगा 0.55 प्लस 0.69 माइनस 0.27, आंसर आएगा आपका 0.97। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मैं लगा देता हूं लाइन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है डज नॉट रीड, एकदम लाइन से समझिए, डज नॉट रीड any of the newspaper, any of the newspaper X and Y, X and Y बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर ये नहीं पढ़ता है। तो मैं अगर कहानी के तौर से समझूं तो ऐसा, दोनों में से कोई ना ही ए को पढ़ाई करता है, कॉम्प्लीमेंट लगा दो, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो नहीं, है ना। ए भी नहीं पढ़ता है और बी भी नहीं पढ़ता है। मतलब एक्स का न्यूज़पेपर को मैंने ए अज्यूम किया था एंड वाई के न्यूज़पेपर को मैंने क्या कंसिडर किया था, बी, है ना। तो हमने बोला कि ना ही ए न्यूज़पेपर वाला पढ़ता है ना ही बी पढ़ता है, दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ता है ना। तब ये कंसिडरेशन बना ये लाइन पढ़ के, डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई, ना ही ए एक्स वाला पढ़ रहा है ना ही वाई वाला पढ़ रहा है। आई होप लॉजिक क्लियर है। ओके, क्या मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको ढूंढने की कोशिश करता हूं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैं अपने बच्चों को ना एक चीज सिखाया हूं कि कभी भी ऐसे चीज में फंस जाऊं ना तो इसको ऐसे करना। देखिए ए भी बदमाश है, बी भी बदमाश है ना। ए भी बदमाश और बी भी बदमाश, तो दोनों बदमाश है ना। तो एक काम करो, ये दोनों का होशियारी अपने को बाहर करना है ना, तो इनको उलट दो। उलट दो मतलब क्या लिख दो, P ऑफ A यूनियन B। ये दोनों का होशियारी कहां जाएगा, बाहर। नहीं समझे, P ऑफ A होशियारी इंटरसेक्शन B होशियारी, दोनों मानने को तैयारी नहीं है भाई, है ना। तो हमने क्या किया ना, इसको ये देखो ना, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ये देखो, है ना। दोनों को क्या किया, उठा कर पटक दिया, उलट दिया। उलटने के बाद क्या हो गया, इनका दोनों का होशियारी कहां चला गया, बाहर। जब इन दोनों का होशियारी बाहर चला गया तो अब मेरे लिए आसान है, क्योंकि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होता है 1 माइनस ए, है ना। अगर मुझे ऐसा बोल दिया P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 1 माइनस P ऑफ A बराबर यही होता है। मतलब 1 में से उस वैल्यू को हटा दो, है ना। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, P ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B बोल सकते हैं कि नहीं इसको। 1 में से इसको हटा दो, है ना। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B निकाले थे 0.97, 0.97 आंसर आ जाएगा 0.03। आई होप कि ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलिए ये मिटाऊंगा क्योंकि यहां पे अपने को जरूरत पड़ेगा थोड़ा, है ना, जगह चाहिए रहेगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूं और तीसरा कॉन्सेप्ट लिखता हूं, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखता हूं यहां पे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था हमारा कि रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आराम से लेके चल रहा हूं। लिखा है रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। बोला कि भाई दोनों में से कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है। मैं बोलता हूं अच्छा, या तो वाला कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, या तो वो ए वाला पढ़ता होगा या तो वो बी वाला पढ़ता होगा। मतलब एक्स न्यूज़पेपर या तो पढ़ता होगा या तो वाई वाला न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब अगर ए पढ़ता है तो वो बी नहीं पढ़ता है ना। या तो दूसरा कंडीशन, या तो और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। या तो अगर वो ए नहीं पढ़ता है तो कौन सा पढ़ता है, बी पढ़ता है। ये कंडीशन फ्रेम होगा,
है ना, लिखा है रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई, दोनों में से कोई एक ही न्यूज़पेपर वो पढ़ता है। तो अगर एक्स न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वाई वाला नहीं पढ़ता है वो, और अगर वाई वाला पढ़ता है तो एक्स वाला न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। यही तो दो कंडीशन बनेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, P ऑफ ए रहेगा माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया पहला यूनियन। यूनियन को आप प्लस भी लिख सकते हो, लास्ट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे बी पढ़ेगा, मतलब P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है। बी रहेगा लेकिन ए वाली कोई भी चीजें नहीं रहेगी, तो P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे ए रहेगा लेकिन बी वाला कोई भी चीज नहीं रहेगा, तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों में कोई कॉमन भी चीज होगा ना तो वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसका लिख के रख लीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट हैं तो उनको तो मैं बता के रखा हूं, बट अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो वो घबरा जाएगा कि ये क्या क्या होना शुरू हो गया। जैसे ऐसा होता है ना कि P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसका मतलब क्या कि P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। वहीं पे अगर ये कॉम्प्लीमेंट हटा के यहां लगा दो तो इसका फॉर्मूला होगा P ऑफ ए माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। इस केस में ए रह रहा है लेकिन बी नहीं रह रहा है, और इस केस में बी रह रहा है लेकिन ए नहीं रह रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सर। P ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0.55, 0.55 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.27, है ना। यूनियन का मतलब क्या, प्लस, है ना। P ऑफ बी क्या है 0.69, 0.69 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.27। इसको माइनस करेंगे सर, कितना वैल्यू आ रहा है देख लेते हैं, देख लेते हैं, यहीं पे अपन माइनस कर लेते हैं। 0.55 माइनस 0.27, 0.28 आ रहा है ये, प्लस इसको माइनस कर लो 0.69 माइनस 0.27, 0.42, दोनों को जोड़ दो आ जाएगा आंसर 0.70। ये हो गया हमारा तीनों कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। फटाफट ध्यान से एकदम मार्क कर लीजिए। ओ माय गॉड 42 मिनट का वीडियो बन गया। चलिए एक आध दो आंसर और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखेंगे, क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू गिवन है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू गिवन है 3/5, और साथ में हमको दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का वैल्यू 3/4, है ना। फिर बोला कि भाई फाइंड करो P ऑफ A स्लैश बी, फाइंड करने बोला है P ऑफ A स्लैश बी, ऐसा करके बोला है, बराबर है। तो मैं बोलता हूं कि P ऑफ A स्लैश बी, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन, ये जो नीचे रहता है ना, मतलब लास्ट में रहता है ना, उसको हम नीचे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। चलिए अगर ये तीन जो, देखिए ना, इसको मार्क करता हूं, इसको मार्क करता हूं, अगर ये तीन वैल्यू में से अगर मुझे दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू पता होता तो ये डायरेक्टली P ऑफ A स्लैश बी आ जाता कि नहीं, है ना। लेकिन P ऑफ B तो पता है लेकिन P ऑफ A इंटरसेक्शन B मुझे पता ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। अब मैं क्वेश्चन में गया हिंट ढूंढने, तो यहां दिखा मुझे कि भाई इसको और इसको यूज करके P ऑफ A इंटरसेक्शन B लाया जा सकता है। कैसे, क्योंकि ये फालतू तो दिया नहीं है, तो देख लेते हैं। P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन लास्ट में क्या है A, तो ये हो जाएगा P ऑफ A, बराबर। देखिए इसका वैल्यू गिवन है ना 3/4, लिख लो 3/4। P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो हम निकालने आए हैं यहां से, है ना, अपॉन P ऑफ A का वैल्यू क्या दिया है 2/3, बराबर है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे 3/4 इंटू, ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बराबर है। अभी देखो कितने बच्चे घूम गए होंगे कि सर यहां तो जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा 2, कैसे भाई, कैसे, ये तो ऑलरेडी अपॉन में है ना, अपॉन की जैसे 1/A इज इक्वल टू 3 लिखा है, ठीक है। तो ये अकेला, ये जो वैल्यू रहता है वो पूरा उठा के यहां लेके आते हो कि नहीं,
है ना। तो ये पूरा ही अपॉन में 2/3 पूरा अपॉन में है, तो उस पूरे को उठा के लेके यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा था रहता ना 2/3 लिखा रहता, मतलब यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे पूरा में नीचे 3 रहता, है ना। जब इधर लेके आते तब उल्टा पुल्टा होता। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। ये वाला वैल्यू पूरा उठ के यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसल, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू आ जाएगा 1/2। देख लो भाई, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू आ गया। अब ये आसानी से निकलेगा, लिखेंगे P ऑफ A स्लैश B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या है 1/2 होल अपॉन, है ना, P ऑफ B मतलब 3/5 बराबर। सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू ये उलट जाएगा 5/3, आंसर आएगा 5/6। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मार्क कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान देंगे बोर्ड पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे तो अपन 9 क्वेश्चन कर चुके हैं ये पेपर के, लेकिन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सीखने ही मिलेगा, है ना। चलिए यहां पे लिखा हुआ है P ऑफ x इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखिएगा, K अपॉन x प्लस 1 का फैक्टोरियल, है ना। और जहां पे x का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, है ना। आपको याद है k के जगह पे कभी कभी c दे देता था, है ना, फिर बोलता था c का वैल्यू निकालो। उसी तरीके से इसमें बोला है कि भाई वैल्यू निकालो, फाइंड करो k का वैल्यू। एक तो बोला है कि k का वैल्यू निकालो, और एक बोला है कि p ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 इसका वैल्यू निकालो। ये दो वैल्यूज निकालने बोला है। ओके, तो पहले k का निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं। k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, पहले इसको, है ना, ऐसा लिखेंगे, p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1। लॉजिक क्लियर। p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ऐसे करते थे ना, जितना भी x का वैल्यू दिया है वो सबका इक्वल कितना होगा 1, पूरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है। ओके, सॉल्व करते हैं। अगर मैं x के जगह पे 1 रखूं तो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा, k अपॉन 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर प्लस, अब x के जगह पे क्या रखना है 2, तो रहेगा k अपॉन 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, है ना, प्लस k अपॉन 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल, मतलब x के जगह पे मैंने बस वैल्यू पुट किया, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 1 बराबर। एक स्टेप और आगे जाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, k अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस k अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 प्लस 1 3, है ना, प्लस k अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये सबके वैल्यूज आ जाएंगे। आपको फैक्टोरियल्स निकालने आते होंगे, है ना। नीचे जगह देखने दो, कितना स्टेप में जा सकता हूं। ओके, 2 स्टेप जा सकता हूं। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है पीछे पीछे होते होते 1 तक जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस k अपॉन 3 पीछे पीछे मल्टीप्लाई होते होते 1 तक जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा 6, प्लस k अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 पीछे पीछे मल्टीप्लाई होते होते 1 तक जाएगा, 4 3 2 1 24 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। बात समझ में आ रही है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम आएगा तुम्हारा 24, है ना। तो ये 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 12k प्लस 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 4k प्लस ये रह जाएगा k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहां आ जाते हैं सर, यहां आ जाते हैं इस चीज को लेके, 12 4 16 1 17 17k, ये 1 था ना, 17k अपॉन 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये नंबर इधर चला जाएगा तो 17k इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो k इज इक्वल टू हो गया 24 अपॉन 17। k का वैल्यू हमारा आ गया, है ना। तो k का वैल्यू पूछा था, बोलूंगा भाई ये ले, k का वैल्यू आएगा 24 अपॉन 17। उसके बाद उसने क्या पूछा, उसके बाद भी कुछ पूछा था ना, यहां पे लिख लूं क्या साइड में k का वैल्यू कहीं पे,
ताकि ये मिटा के दूसरा चीज मैं सॉल्व कर लूं। प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के का वैल्यू आ चुका है 24/17, के इज इक्वल टू 24/17, मैंने लिख के रख लिया। मुझसे बोला कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। क्या 1 से लेके 4 तक बोला है क्या? अगर यहां इक्वल टू रहता ना यहां तो वो बोलता कि 1 से लेके 4 तक, लेकिन क्या बोला, 1 और 4 के बीच वाली चीजों का प्रोबेबिलिटी। क्या मैं बोल सकता हूं P(2) + P(3) की बात कर रहा है ना? 1 से लेके 5 तक रहता तो 2, 3, 4 का बात कर रहा होता है ना? 1 से लेके 3 तक का रहता तो 1 से लेके 3 के बीच की बात होती तो सिर्फ 2 की बात कर रहा होता। यहां पे बोला 1 और 4 के बीच की, मतलब 1, देखिए ये क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, है ना? उसका अगर यहां इक्वल टू लगा देता ना तो 1 भी आ जाता, यहां पे भी इक्वल टू लगा देता तो 4 भी आ जाता। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमसे सिर्फ बोला गया 2 और 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। P(2) कितना आया था, देख लो। P(2) K/6 था, K/6, P(2) निकाले था ना, K/6 आया था, प्लस P(3) कितना आया था भाई, K/24, है ना? ओके, रख लेते हैं वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 24, 6 4 जा 24K प्लस 24K ही हो जाएगा, तो 5K/24, K का वैल्यू रख लो, यहां पे आ जाएगा आंसर 5 × 24/17 होल अपॉन 24। ऐसा है कुछ, जगह देख लेने दो। ओके, क्लियर है? यहां पे 24 5 120, 120/17 और नीचे क्या है हमारे पास 24/1 इक्वल टू 120/17 इंटू 1/24, 5/17 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आंसर को इसलिए मैं जल्दी खींच दिया क्योंकि ये सेक्शन सी में आपको जरूरत पड़ सकता है, इससे हेल्प मिल सकता है, बट फिर भी कैलकुलेटिव था तो कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें पेपर 3 के साथ अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना? और जो मैंने आपसे शुरू में बात किया ना उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है ना, प्राइवेट चैनल है, मतलब उसमें आपके नंबर शेयर नहीं होंगे, वो चैनल बनाया हूं मैं, लिंक डाल दूंगा सबसे ऊपर। डिस्क्रिप्शन में दबाएंगे ना तो लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, सबसे ऊपर ही रख दूंगा वो लिंक को, आप ज्वाइन हो जाइएगा उसमें।